हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में एक एंड टू एंड मशीन लर्निंग का हम प्रोजेक्ट करने वाले हैं, क्रॉप यील्ड प्रेडिक्शन पर कंट्री। दिस इज़ वेरी अमेजिंग प्रोजेक्ट। वी विल बी डूइंग दिस प्रोजेक्ट फ्रॉम स्क्रैच, सो वी विल आल्सो क्रिएट दिस वेबसाइट। सो आगे जाने से पहले व्हाट यू विल लर्न आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो, लेट मी शो यू. So you can use this project as a final year project. So in this project you will learn how to get data. After that we will be exploring that data. We will be doing some pre-processing step. We will be performing EDM, exploratory data analysis. We will use column transformer. This is a very interesting concept in machine learning. And we will be using for training and as well as in website the same one hot encoding and standardization. इन चीज़ों को हम बड़े डिटेल के साथ देखेंगे. देन हम ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट करेंगे और मल्टीपल एल्गोरिदम को ट्रेन करेंगे और उसमें जिसका भी रिजल्ट बेस्ट होगा उसको सेलेक्ट करेंगे अपने मॉडल के लिए. फिर एक वेबसाइट बनाएंगे और उसके साथ इस मॉडल को इंटीग्रेट करेंगे. सो अगर आप लोग तैयार हो तो फर्स्ट लेट मी शो यू द डमी. बट बिफोर शोइंग द डमी, अगर आप लोगों ने इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट्स, देन आई रिक्वेस्ट यू कि आप लोग इस प्लेलिस्ट को एक्सेस करो. It has almost 50 end-to-end machine learning projects, so access this playlist and watch all the projects. अब मैं क्या करता हूँ, just let me show you that how this works. Now what is the goal of this project? ये प्रोजेक्ट एक क्रॉप यील्ड यानी क्रॉप की प्रोडक्शन को प्रेडिक्ट करेगा किसी भी कंट्री में. अगर आप किसी कंट्री का नाम वहाँ पे जो एवरेज रेनफॉल है वो पेस्टिसाइड्स टन्स में एवरेज टेम्परेचर एरिया और उस स्पेसिफिक क्रॉप का नाम, देन इट विल प्रेडिक्ट यू द अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन और यील्ड्स इन दैट कंट्री. ओके, सो या इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ. सो लेट्स से वी हैव 2013 ईयर एंड आई हैव सम डमीज राइट हियर. Just this year I'm using this year 1990, or this is another feature. Just let me show you first. This is the average rainfall, okay, and we have 1990. तो मैं जल्दी जल्दी बाकियों को भी यहाँ पे पेस्ट करता हूँ. So these are the inputs, okay. 1990 is the year. 1445.0 is the average rainfall per year. एंड पेस्टिसाइड्स वो टन्स में 121.00. एवरेज टेम्परेचर इज़ 16.37%. द कंट्री इज़ अल्बानिया एंड द क्रॉप और आइटम इज़ मेज. नाउ वी आर गोइंग टू प्रेडिक्ट मेज प्रोडक्शन और यील्ड इन अल्बानिया अकॉर्डिंग टू ऑल दिस फीचर्स. सो जस्ट क्लिक ऑन दिस प्रेडिक्ट बटन. ओके, अननोन कैटेगरी अल्बानिया. जस्ट यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है. ओके, वो मैंने कॉपी किया था, सो स्लैश टी यहाँ पे रह गया था, मैंने रिमूव किया. एज यू कैन सी दिस इज द प्रेडिक्टेड वैल्यू और प्रोडक्शन ऑफ यील्ड इन अल्बानिया. अब मैं एक और कंट्री के लिए देखता हूँ, ठीक है. सो ये है 2013 ईयर. दीज आर द एवरेज रेनफॉल, पेस्टिसाइड टन्स, एवरेज टेम्परेचर. द कंट्री इज जिम्बाब्वे and the crop or item is sorghum. The moment I click on predict, it will give me the production value or yield value for that Zimbabwe. Okay, so it is 3066. Let's check for India. Let's say 2020. I'm going randomly. Okay, मैं randomly यहाँ पे डाल रहा हूँ. और pesticides है, let's say this one. एवरेज टेम्परेचर है इंडिया में. एवरेज टेम्परेचर आई थिंक 30 और 35 में होता है. सो या एरिया इज़ इंडिया. आइटम इज़ लेट्स से मेज, और यू कैन चेक अनदर वन. सो दिस इज़ द प्रेडिक्टेड वैल्यू फॉर इंडिया. ओके, सो ये इसी तरह काम करता है. सो अभी के लिए आप लोगों का काम है कि आप लोग अपना जुपिटर नोटबुक ओपन करें और जो डेटा सेट है उसका लिंक मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा. सो जस्ट इंपोर्ट numpy एज np, इंपोर्ट pandas, it should be pandas as pd, and import matplotlib
matplotlib.py plot as plt, and we also need seaborn, so seaborn as sns। अभी के लिए मैं जस्ट इन लाइब्रेरीज को यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ। डेटा को नाम देता हूँ df, आप कोई भी नाम दे सकते हो। और मैंने जो डेटा यहाँ पे डाउनलोड किया है वो मेरे इसी ही फोल्डर में पड़ा है yieldDF.csv के नाम से। आप लोगों के साथ मैं ये लिंक शेयर कर दूँगा, ठीक है। सो yield and just let me show you the head of this data. This is the data set, okay. Now in this data what you can see, first I can do one more thing. I will remove this column because I don't need it. अभी के लिए मैं just इसको remove करता हूँ। So let me copy and df.drop और उसके बाद दिस कॉलम नेम। नाउ हियर आपको मेंशन करना होगा कि मैं इसको एक्स यानी कॉलम वाइज रिमूव करना चाहता हूं, तो उसके लिए आप बताते हो एक्सेस विल बी 1, और ये एक्शन मैं हमेशा के लिए परमानेंटली करना चाहता हूं, तो इन प्लेस को मैं रखता हूं ट्रू एंड दिस इज आवर न्यू df। नाउ इन दिस डेटा सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है, क्या ये सुपरवाइज लर्निंग प्रॉब्लम है या अनसुपरवाइज लर्निंग प्रॉब्लम है? डेफिनेटली ये एक सुपरवाइज लर्निंग प्रॉब्लम है। कैसे? क्योंकि इसमें सुपरवाइज लर्निंग प्रॉब्लम वो होता है जहाँ पे इनपुट फीचर्स भी होते हैं और आउटपुट यानी लेबल भी होता है। सो एरिया इज यूर इनपुट, आइटम इज यूर इनपुट, जैसे हम वेबसाइट में देते थे फॉर्म में। ईयर इज यूर इनपुट, एवरेज रेन इज यूर इनपुट, पेस्टिसाइड इज यूर इनपुट, एवरेज टेम्परेचर इज यूर इनपुट। दिस yield is your production or the value for all these features. So ये एक supervised learning problem है। Now if it is a supervised learning problem, then we know that in supervised learning problem we have two types, regression and classification. So it is a regression problem because classification problem तब होता है जब आपका output variable categorical हो, यानी जहाँ पे categories हो 0 1 true false, yes no, spam or not spam, okay, but these are all numerical values। और जब output variable में numerical value होते हैं तो वो regression problem होता है। and yeah, अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले कुछ necessary step करते हैं। मैं इस df का shape देखूंगा, so quite big data, ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, but as you can see 28,242 rows with 7 columns। इसके अलावा मैं नल वैल्यू भी यहाँ पे दे सकता हूँ, बाद में कोई पंगा क्रिएट ना हो। सो या तो यहाँ पे कोई भी नल वैल्यू नहीं है। इसी तरह मैं df के अंदर जाके अगर मैं चाहूँ तो मैं अपने तमाम कॉलम्स का डेटा टाइप भी दे सकता हूँ, जैसे कि एरिया यानी कंट्री और आइटम यानी क्रॉप ऑब्जेक्ट टाइप हैं, एंड ईयर एंड दिस वैल्यू और इंटीजर टाइप एंड द अदर और फ्लोट टाइप, ओके। डुप्लीकेट वैल्यू देखना ज़रूरी है, वो भी बाद में मसले क्रिएट कर सकता है। सो मैं अभी के लिए क्या करता हूँ, df पे डुप्लीकेट फंक्शन लगाता हूँ और उस पर सम लगा के देखता हूँ। सो वी हैव 2310 डुप्लीकेट रोज़। सो हम क्या करते हैं, इनको रिमूव करते हैं। सो आप कैसे रिमूव करते हैं डुप्लीकेट वैल्यूज़ को? आप कहते हो ड्रॉप डुप्लीकेट्स और इसके अंदर इन प्लेस को रखो ट्रू, क्योंकि मैं हमेशा के लिए इनको हटाना चाहता हूँ। सो एक सेल ऐड करके दिखा देता हूँ df डॉट, बल्कि मैं यही चीज़ कॉपी करता हूँ, ठीक है, लाइक दिस, ओके। अब यहाँ से हट गई। एक और काम आप कर सकते हो, थोड़ा स्टैटिस्टिक व्यू लेते हैं। सो df डॉट डिस्क्राइब, तो जितने भी न्यूमेरिकल कॉलम्स होंगे हमारे डेटा सेट में उनका स्टैटिस्टिक यहाँ पे बताएगा। सो आई नो कि माई न्यूमेरिकल कॉलम्स और दिस ऑल दिस न्यूमेरिकल, पहले दो को छोड़कर बाकियों का एक दूसरा का जो स्टैटिस्टिक है वो मुझे बताएगा डिस्क्राइब। या दिस इज़ द स्टैटिस्टिक, और स्टैटिस्टिक में ज़्यादा नहीं जाऊँगा। जब आप डिस्क्राइब लगाते हो तो you can find out the count for each numeric column, you can also find out the mean for each numeric column, standard deviation। ये चीज़ें मैं कई प्रोजेक्ट में डिस्कस कर चुका हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस ऑल दिस थिंग बिकॉज वी आर फोकसिंग ऑन मेन थिंग्स, कॉलम ट्रांसफॉर्मर एंड अ लॉट ऑफ विजुअलाइजेशन एंड वेबसाइट, because this is going to be a final year project। minimum value,
दिस थ्री दी परसेंटाइल्स, फर्स्ट परसेंटाइल, सेकंड परसेंटाइल, थर्ड परसेंटाइल एंड मैक्सिमम वैल्यू। ओके, इनको आप एक्सप्लोर कर लेना। अगर आप चाहो तो आपको रिलेशन भी देख सकते हो। उसके लिए आपको एक स्टेप करना होगा, लाइक आप क्या करो, df पे लगाओ कोरिलेशन वाला फंक्शन एंड रन। व्हाट इज गोइंग ऑन, कुड नॉट कंस्ट्रिंग टू फ्लोट अल्बेनिया। ओके, इसमें कुछ न्यूमेरिकल है, सॉरी कैटेगोरिकल है, सो यू कांट डू इट डायरेक्टली। तो इस पार्ट को मैं अभी के लिए हटा देता हूँ। अब देखना, हमारे पास एक कॉलम है इस डेटा के अंदर, एवरेज रेनफॉल पर ईयर, साल में उस स्पेसिफिक कंट्री के अंदर बारिश की मिकदार कितनी है, बारिश की एवरेज कितनी है। सो अगर मैं दिखाऊँ वो कॉलम, दिस इज़ द एवरेज, दिस आर द वैल्यूज़। अब इसके अंदर अगर आप देखो, मैंने एक्सप्लोर किया है, आप लोग एक्सप्लोर कर लेना। इसमें कुछ वैल्यूज़ स्ट्रिंग्स में हैं, ठीक है, और कुछ वैल्यूज़ फ्लोट में हैं। सो हम एक जुगाड़ लगाएंगे, इनसे हर वो वैल्यू रिमूव करेंगे। आप इसको भी स्टडी कर लेना, ये मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। मैं आप लोगों के साथ ये सारा का सारा कोड शेयर कर दूंगा। हम उन वैल्यूज़ को नहीं कंसिडर करेंगे जो न्यूमेरिक तो है लेकिन स्ट्रिंग्स में है। सो हम क्या करेंगे, इनको रिमूव करेंगे। तो उसके लिए मुझे एक फंक्शन का इस्तेमाल करना होगा। मैं एक सेल ऐड करता हूँ। अब देखना, ध्यान से देखना, डेफ इज str और इसके पास एक ऑब्जेक्ट आएगा। अब मैं यहाँ पे ट्राई एंड एक्सेप्ट का इस्तेमाल करता हूँ। ट्राई के अंदर जो भी वैल्यू आएगा पहले देखूंगा कि वो फ्लोट में है। सो मैं ऑब्जेक्ट पास करूंगा, ध्यान से सुनना, और रिटर्न कर दूंगा फॉल्स। अगर यहाँ पे कोई एरर अकर होता है तो एक्सेप्ट ब्लॉक में चला जाएगा और यहाँ पे मैं डायरेक्टली रिटर्न करता हूँ ट्रू, ठीक है। सो द होल आइडिया इज कि अगर फ्लोट है तो फॉल्स रिटर्न करेगा, अगर फ्लोट नहीं है कोई और वैल्यू है तो वो एक्सेप्ट में जाएगा और यहाँ पे ट्रू रिटर्न करेगा। अब मैं इसको बेचूंगा माई दिस इंटायर कॉलम। कैसे, मैं यहाँ पे एक जुगाड़ लगाऊंगा, जुगाड़ इन द सेंस कि मैं यहाँ पे फिल्टरिंग करूँगा। तो df के अंदर जाके df का जो एवरेज वाला कॉलम है उसको निकालूंगा और उस पर अप्लाई करता हूँ दिस फंक्शन, दिस str, और फिर इनका इंडेक्स निकालता हूँ। जस्ट इफ़ आई रन, तो अभी के लिए मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ टू ड्रॉप। ये वो वैल्यूज़ होंगे जिनको हम ड्रॉप करने वाले हैं, क्योंकि ओनली वो इस फंक्शन से दिस पार्ट विल नेवर रिटर्न, दिस पार्ट विल नेवर रिटर्न बिकॉज दिस विल बिकम ट्रू अगर फ्लोट है। लेकिन अगर यहाँ पे कोई एक्सेप्शन, कोई एरर अकर होता है बिकॉज ऑफ न्यूमेरिक स्ट्रिंग्स, तो वो इस पार्ट में आएगा। तो यहाँ पे टोटल अगर 10,000 रोज है और उनमें 1000 रोज स्ट्रिंग में है, न्यूमेरिक स्ट्रिंग में, तो जस्ट 1000 रोज यहाँ पे आएंगे, ठीक है। और उनको मैं एक नए वेरिएबल में स्टोर करता हूँ ताकि मैं उनको ड्रॉप कर सकूँ। दिस इज द होल आइडिया ऑफ दिस कोड। ओके, सो लेट मी रन इट। अभी के लिए मैं जस्ट देखना चाहता हूँ, या अब ये आ गया। सो मैं क्या करता हूँ, इनको ड्रॉप करता हूँ। तो df विल बी इक्वल टू df डॉट ड्रॉप, किसको, दिस टू ड्रॉप। अब जो भी होगा वो यहाँ से हट जाएगा। सो अभी के लिए आप लोगों को दिखाई नहीं देगा, बट जो भी न्यूमेरिक स्ट्रिंग वैल्यूज़ होंगे वो यहाँ से हट गए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट लेट्स डू सम विजुअलाइजेशन। मैं एरिया का फ्रीक्वेंसी मालूम करना चाहता हूँ। एरिया के अंदर जितने भी कंट्रीज़ हैं मैं देखना चाहता हूँ कि कितने कंट्रीज़ यहाँ पे पाए जाते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी, हर कंट्री का फ्रीक्वेंसी मालूम करना चाहता हूँ। सो लेट्स डू इट। उसके लिए मैं एक जुगाड़ लगाऊंगा। पहले तो PLT के अंदर जाके एक फिगर बनाता हूँ और उसके अंदर फिग साइज़ रखता हूँ 10 by 20 inches। एक्चुअली 20 विल बी हाइट, 10 विल बी विड्थ, नथिंग एल्स। और उसके बाद SNS लाइब्रेरी के अंदर आपको मिलता है काउंट प्लाट, बहुत ही बढ़िया प्लाट है। और इसके y पे मैं देता हूँ, नॉट x एक्सिस पे, मैं y एक्सिस पे देता हूँ df के अंदर जाके एरिया। रन इट। या दिस और दी ऑल द कंट्रीज। जस्ट लेट मी जूम इन अ बिट। Albania, Algeria, Angola, whatever it is,
बट एज यू कैन सी इंडिया हैज़ मोर प्रोडक्शन। इंडिया में सबसे ज़्यादा पैदावार या इंडिया की फ्रेक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। इन दैट केस इट मीन दैट इंडिया की फसलें सबसे ज़्यादा हैं। सो इस प्लॉट से हमें यह मालूम हुआ कि इंडिया की फ्रेक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। ठीक है, एक और करते हैं यील्ड पर कंट्री, कि एक कंट्री में कितना पैदावार है, यही हम मालूम करेंगे। अभी के लिए मैं जूम आउट करता हूँ। सॉरी फॉर माई उर्दू एंड हिंदी इज़ वेरी कमज़ोर, सो अभी के लिए जस्ट स्टे विद मी। ओवरऑल हमने यहाँ पे प्रोजेक्ट को समझना है और मशीन लर्निंग को सीखना है। सो कोशिश करें कि आप लोग मेरे साथ रहें। अब मैं क्या करूँगा, मैं एक लूप चलाऊँगा, बट इससे पहले मुझे एक और काम करना होगा। एक्चुअली मुझे ये पहले करना चाहिए था। जब हमने ये एक्शन परफॉर्म किया तो अभी के लिए मैं यहाँ पे एक सेल ऐड करता हूँ। अगर मैं DF के अंदर जाके इन्फो पे चला जाओ तो यहाँ पे यू कैन सी के एवरेज रेनफॉल मीटर पर ईयर ये फ्लोट में है। एक्चुअली इट्स ओके, वी डोंट नीड इट टू कन्वर्ट इट। बट आप इसको, अगर ये ना हो, समटाइम क्या होता है, ये एक्चुअली मैंने किया था पहले, तो ये अगर इंट में है तो आप इनको फ्लोट में कन्वर्ट करना, क्योंकि ये एक्चुअली एवरेज रेनफॉल है। वो आप कैसे करोगे, आपको ये भी मैं बता देता हूँ। आप DF के अंदर जाके जो एवरेज वाला कॉलम है उसको निकालो और इसको अपडेट करो, जस्ट इसकी डेटा टाइप को। कैसे करोगे, आप एवरेज के अंदर जाओगे और इस पे लगाओगे एज टाइप, एक फंक्शन है, और इसके अंदर आप पास करोगे np.float 64। एक्चुअली यहाँ पे ऑलरेडी है। अब अगर आप इन्फो देखोगे देन इट विल बी द सेम, ओके। बट अगर नहीं है आपके केस में तो आप ये कोड इस्तेमाल कर लेना, ओके। अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं एक लूप चलाऊँगा, लेकिन लूप चलाने से पहले अगर मैं लेंथ बताऊँ DF डॉट एरिया के अंदर, टोटल वी हैव 25,932 कंट्रीज़। बट एक्चुअली यहाँ पे टोटल जो कंट्रीज़ है वो कम है, वो 91 है। ये इसमें डुप्लिकेटेड बहुत सारे हैं अदर क्रॉप्स के लिए। देखना मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे कंट्री के नाम से एक वेरिएबल बनाता हूँ, उसके बाद लेंथ निकाल के, या इससे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ लेंथ ऑफ DF का जो एरिया है उसका मैं यूनिक निकालता हूँ, यूनिक। सो यू विल सी, ओके, 101 टोटल वी हैव कंट्रीज, ओके, दिस आर दी कंट्रीज। अब मैं इस पर एक लूप चलाऊंगा, फॉर कंट्री इन, या आप इसको स्टेट कहो, इट वुड बी बेटर, फॉर स्टेट इन कंट्री। तो अभी के लिए मैं जस्ट प्रिंट करता हूँ स्टेट को, तो ये जितने भी कंट्रीज होंगे, नॉट इटरेबल, फॉर स्टेट इन कंट्री, आई थिंक मुझे लेंथ यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था, मुझे यूनिक निकाल लेते ऑलरेडी। सो दिस आर द कंट्री, ओके, अल्बानिया, अल्जीरिया, अंगोला, कनाडा, ऑल दिस 101 कंट्रीज यूनिक मैंने निकाले, ठीक है। अब देखना मेरा गोल क्या है, मेरा गोल ये है कि मैं हर कंट्री का यील्ड मालूम करूँ। आई एम गोइंग टू फाइंड आउट प्रोडक्शन और यील्ड पर ईच कंट्री। सो बिफोर दैट लुक आई विल क्रिएट this, let me copy this thing. I'm creating an empty list that will store that thing, okay। अब मेरा गोल क्या है, मेरा ये गोल है कि मैं इस just let me show you this yield per country dot append, मैं DF के अंदर जाके जो एरिया है सबसे पहले मालूम करना चाहता हूँ कि अगर वो इक्वल टू स्टेट है। इफ आई रन इट, यस वर्क, बट आई थिंक मुझे यहाँ पे फिल्टरिंग करना चाहिए, फिल्टरिंग, आई विल डू फिल्टरिंग, ओके। सो मैं क्या करता हूँ, मुझे फिल्टरिंग करना होगा क्योंकि मैं हर कंट्री देखना चाहता हूँ स्टेट के साथ। हम डेटा के कॉलम से उतार रहे हैं कंट्री को, और अगर वो कंट्री इक्वल है टू दिस कंट्री, दिस आर द यूनिक कंट्रीज कमिंग वन बाय वन विद द हेल्प ऑफ दिस लूप, तब हम निकालेंगे इसकी यील्ड को। और अगर आप डेटा के अंदर जाए तो आपके पास एक कॉलम है, लेट मी शो यू द फर्स्ट 2 rows so that we could see things side by side.
अब दिस इज द यील्ड फॉर कंट्रीज। ओके, सो मैं इसको कॉपी करता हूं क्योंकि मैंने इसी को ही निकालना है ऑन टॉप ऑफ दिस कंडीशन, और ये निकालने के बाद मैं इनको सम करता हूं। दिस इज द सम। ओके, रन इट। लेट्स अंडरस्टैंड दिस थिंग। अभी के लिए आई एम गोइंग टू कॉपी दिस थिंग कि इसका क्या मतलब है। सम को मैं हटा रहा हूं। अगर मैं ये रन करूं, ये बल्कि डेटा के अंदर है, तो दीज आर ऑल द वैल्यूज फॉर कंट्रीज फॉर दैट स्पेसिफिक क्रॉप। ये एक्चुअली यील्ड है। यील्ड इज नथिंग बट प्रोडक्शन, पैदावार। अब अगर मैं इस पे सम लगाऊं, then it will sum all the values, but here it will not happen like this, because here we are just doing this thing for that country if it is equal to stat. From all this data column area, we are taking specific country that is equal to this, then we are going to collect the value of this column and we are going to sum it. If let's say area के अंदर एक country है इंडिया, स्टेट के अंदर कंट्री है इंडिया, और एरिया से आ रहा है आफ्टर रनिंग दिस लूप 20 टाइम्स इंडिया, सो इट विल टेक 20 टाइम्स वैल्यूज फ्रॉम दिस एंड इट विल सम ऑल दैट. लेट्स से आई एम गोइंग टू फर्स्ट टाइम 100 वैल्यू है, सेकंड टाइम 300 वैल्यू है, थर्ड टाइम 300 है, देन 400 है. इंडिया 5 बार आ गया, 4 टाइम्स आ गया. लेट्स से इंडिया 4 टाइम्स आ गया इस वाले से, और ये हर बार इसके इक्वल है, तो हर बार इसी ही के रो में पड़ा जो वैल्यू होगा वो उठाएगा. अब इनका जो भी सम होगा इट विल बी अपेंडेड इन दिस थिंग. ओके, ये इसी तरह काम करता है. अगर मैं यील्ड दिखाऊँ, यील्ड पर कंट्री, दीज आर ऑल दी लिस्ट ऑफ कंट्रीज. अब मैं इनको विजुअलाइज करके दिखाऊंगा. ठीक है, सो मैं एक अगेन यहाँ पे कुछ सेल्स ऐड करता हूँ. सो PLT पहले तो मुझे फिगर बनाना होगा. ठीक है, और इसके अंदर मैं फिग साइज़ बताता हूँ, वही सेम 10/20. और SNS के अंदर जाके अगेन आई एम गोइंग टू यूज़ काउंट प्लॉट, बट दिस टाइम Y पे मैं देता हूँ कंट्री यूनिक जो हमने निकाले थे. ठीक है, नॉट ऑल द कंट्रीज, वी आर गोइंग जस्ट टू प्लॉट 101 कंट्रीज. एंड X पे देता हूँ उनका पैदावार, और वो किससे हमने निकाला था, यील्ड पर कंट्री. या जस्ट रन इट. ओके, cannot pass values for both X and Y. Why? Oops, मुझे यहाँ पे बार प्लॉट का इस्तेमाल करना होगा, because I am going to calculate two things यहाँ पे X and Y. So on Y पे हमारे कंट्रीज हैं, यूनिक कंट्रीज, these are the 101 कंट्रीज. ओके, और X एक्सिस पे उनका वैल्यूज हैं. ठीक है, बट यहाँ पे ये आपको प्रोबेबिलिटी में बताएगा. अगेन अगर आप देखा जाए तो इंडिया हैज़ मोर प्रोडक्शन, मोर यील्ड्स. या इसी तरह आप मालूम कर सकते हो ब्राज़ील का भी ज़्यादा है, इसी तरह मैक्सिको का भी ज़्यादा है. मैक्सिको एंड इंडिया ये हमने देखी भी है कि यहाँ पे फसलें बहुत ज़्यादा उगाई जाती है, सो डेफिनेटली प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा. ओके, नेक्स्ट व्हाट वी कैन डू. हमारे डेटा के अंदर एक कॉलम है आइटम. अगर मैं ये दिखाऊँ जिसके अंदर क्रॉप्स है. ओके, लेट मी यूज वैल्यू काउंट्स. सो वी हैव एक्चुअली कपल ऑफ कैटेगरीज लाइक पोटैटोज, मेज, वीट, राइस, सोयाबीन्स, लाइक दिस वन. सो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है वो पोटैटोज हैं. अब इन चीज़ को मैं विजुअलाइज करके दिखाऊंगा. सो मैं क्या करता हूँ, SNS डॉट काउंट प्लॉट. पहले तो मुझे फ्रीक्वेंसी मालूम करना होगा, ऑलरेडी वी हैव फाइंड इट आउट, बट चले देख लेते हैं. Y पे देता हूँ अपना DF का आइटम. सो मेज इज पोटैटोज आर मोर देन ऑल अदर क्रॉप्स. पोटैटोज के फ्रीक्वेंसी अगर देखा जाए तो लगभग 4000 है. ठीक है, इसी तरह मेज भी है, राइस एंड पैडी भी है, एंड वीट इज़ ऑलमोस्ट. ये ऐसे फसलें हैं, ऐसे क्रॉप है जो हर कंट्री में अक्सर उगाए जाते हैं, लाइक क्रॉप एंड पोटैटोज. ओके, एंड आल्सो सॉरी नॉट क्रॉप, विट एंड पोटैटोज, आल्सो मेज. सो अब मैं देखूंगा कंपैरिजन बिटवीन यील्ड वर्सेस आइटम. तो वही सेम कोड है. ठीक है, अब सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, मैं क्रॉप्स निकालूंगा. कैसे? अगेन आई विल डिफाइन हेयर अ लूप बाय द नेम, वेरिएबल बाय द नेम ऑफ क्रॉप्स. उसके बाद में यहाँ पे डेटा के अंदर जाके आइटम्स
से यूनिक निकालता हूँ, ठीक है, यूनिक, मे बी देर आर लॉट बट वी आर गोइंग टू कलेक्ट यूनिक। सो अगर मैं लेंथ लगा के क्रॉप्स दिखाऊँ, दिस आर दी यूनिक, टोटल 10 क्रॉप्स यानी 10 कैटेगरीज। अब मैं अगेन एक लूप चलाऊंगा और मैं क्या करता हूँ, क्रॉप यील्ड पर आइटम एक वेरिएबल बनाता हूँ, एक एम्प्टी लिस्ट बनाता हूँ, यील्ड पर आइटम, ओके। उसके बाद मैं एक लूप चला रहा हूँ और हर बार चलने पे मैं क्रॉप से क्रॉप निकालूंगा, ठीक है, यानी टोटल दिस लूप विल रन, इट विल इटरेट 10 टाइम बिकॉज इसके अंदर टोटल 10 कैटेगरीज हैं। और हर बार चलने पे मैं क्या करूँगा, जो हमारे पास एम्प्टी लिस्ट है उसमें अपेंड करता हूँ, डीएफ के अंदर जाके फिल्टरिंग करता हूँ, जो आइटम है अगर वो इक्वल टू क्रॉप है, बिकॉज इस वाले कॉलम के अंदर तो टोटल बहुत सारे क्रॉप्स हैं, डुप्लीकेटेड भी है, बहुत सारे हैं, और डुप्लीकेटेड इन द सेंस के दूसरे कैटेगरीज या तो के लिए हो सकते हैं। बट यहाँ पे मैं इंटरेस्टेड हूँ कि इस इंटायर आइटम वाले कॉलम से 1 बाय 1 क्रॉप उठाऊँ और इसको कंपेयर करूँ। अगर है तो मैं क्या निकालूंगा, अगेन मैं उसका भी जो मैंने यहाँ पे निकाला था, राइट हियर, आई थिंक इट वाज नॉट हियर, जस्ट लेट मी गिव मी अ सेकंड, आई विल कॉपी दिस लाइन ऑफ कोड, दिस and just let me paste it right here, run it. So again if I show you yield per crop, you would see this thing, okay. So अब मैं क्या करता हूँ, मैं विजुअलाइज करके देता हूँ आइटम का, हर आइटम का जो सम हमने निकाला यील्ड पर क्रॉप, कि एक क्रॉप का कितना प्रोडक्शन है। सो व्हाट आई कैन डू, मैं sns.count प्लॉट का इस्तेमाल करके यहाँ पे y पे देता हूँ क्रॉप्स जो यूनिक हमने निकाले थे, और x पे देता हूँ यील्ड पर क्रॉप। उप्स, कैन नॉट पॉसिबल, ओके, मुझे अगेन बार प्लॉट का इस्तेमाल करना होगा, काउंट प्लॉट में आप ये नहीं कर सकते हो। सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन यूज बार प्लॉट फॉर दैट। सो just let me check what's the error is, grouper and axis must be same length, okay. Just let me check, यहाँ पे हमने yes इसे काम करना चाहिए था, बट आई डोंट नो व्हाई। मैं क्या करता हूँ, एक बार ऊपर जितने भी सेल्स हैं उनको रन करके देखता हूँ, रन ऑल अबाउ, देन वी विल सी। सो इट्स टेकिंग टाइम। यहाँ पे अब मैं इसको रन करता हूँ, एंड लेट मी रन इट अगेन, ओके, दिस एरर। सो ये इंडेक्स का कोई मसला आ रहा है, जस्ट let me change the coordinate, x will be crop, sorry not crop, yield per crop, and y will be अपना crops, okay, and run it again, the same error. So अभी मुझे इसको एक्सप्लोर करना पड़ेगा। मैंने ढूंढने की बहुत कोशिश की, बट आई डोंट नो कि ये लेंथ का इशू क्यों आ रहा था, बट इससे पहले इसने काम किया था। ये था विजुअलाइजेशन पार्ट। वैसे ये कुछ ऑप्शनल पार्ट था, अगर आप इसको एज अ फाइनल ईयर प्रोजेक्ट लेते हो देन यू कैन स्किप दिस पार्ट। अब हम क्या करेंगे, ट्रेंड टेस्ट प्लेट मारेंगे। इसके लिए मैं कुछ सेल्स ऐड करता हूँ। एक काम करते हैं, अगर मैं डेटा दिखाऊँ, इस डेटा के अंदर दिस इज़ माई आउटपुट वेरिएबल, ये जिसे आप लेबल कहते हो, बाकी ऑल माई इनपुट कॉलम्स। मैं इस डेटा के कॉलम्स को तरतीब देता हूँ, इस कॉलम को मैं एंड में रखूँगा और बाकी को फर्स्ट रखूँगा, ठीक है। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैंने जल्दी ये तरतीब दिया। पहले मैंने ईयर रखा, यानी जस्ट मैंने कॉलम को एक तरतीब में रखा, ठीक है।
एंड में मैंने रखा दिस कॉलम। अब मैं df को ये कॉलम देता हूँ। सो df विल बी इक्वल टू df के अंदर दिस कॉल, ठीक है। सो अब अगर मैं df दिखाऊँ, यू वुड सी दिस इज द डेटा सेट। नाउ दीज आर ऑल माई इनपुट कॉलम्स एंड दिस इज माई आउटपुट कॉलम। सो अब मैं ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट करता हूँ। तो उससे पहले मैं x को इनपुट कॉलम देता हूँ, उसके लिए आप df से ड्रॉप करते हो आउटपुट कॉलम को, और आउटपुट कॉलम इज दिस वन। जस्ट लेट मी कॉपी दिस कॉलम, कंट्रोल C एंड पेस्ट इट राइट हियर। और एक्सेस मुझे बताना होगा क्योंकि मैं ये कॉलम वाइज करना चाहता हूँ। यानी मेरा गोल ये है कि जितने भी इनपुट कॉलम्स हैं उनको मैं रखना चाहता हूँ x में, और जो आउटपुट कॉलम है वो मेरा दिस वन होगा, ये मैं y में रखना चाहता हूँ। सो अब हम ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट करते हैं। तो उसके लिए फ्रॉम sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग, नॉट प्री प्रोसेसिंग, मॉडल सिलेक्शन से आपको इंपोर्ट करना पड़ता है ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट, ठीक है। अभी के लिए मैं जस्ट लिखता हूँ ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट और यहाँ पे शिफ्ट एंड टैब प्रेस करता हूँ। तो जुपिटर नोटबुक वालों ने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, मैं उसको कॉपी करता हूँ जस्ट टू सेव आवर टाइम। बाकी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आप लोगों को। सो जस्ट लेट मी कॉपी एंड मैं यहाँ पे इसको रिप्लेस करता हूँ। नाउ लेट मी मेक इट क्लीन। सो दिस इज़ आर x जिसमें इनपुट कॉलम है, दिस इज़ आर y जिसमें आउटपुट वेरिएबल है। सो मैं क्या करता हूँ 20% डेटा देता हूँ टेस्ट सेट को एंड 80% डेटा देता हूँ ट्रेंड सेट को। सो x के अंदर जितने भी इनपुट कॉलम्स है उसमें से 80% डेटा x ट्रेंड में चला जाएगा एंड 20% डेटा x टेस्ट में चला जाएगा। एंड y के अंदर जो आउटपुट वेरिएबल है यील्ड वाला, उसमें 80% डेटा ट्रेंड में चला जाएगा एंड 20% डेटा टेस्ट में चला जाएगा। सो अभी के लिए अगर मैं इसको रन करूँ, देन लेट मी शो यू द शेप ऑफ x trend डॉट शेप। दिस इज़ द शेप। टोटल वी हैव 7 कॉलम्स, बट इसमें एक आउटपुट कॉलम था। सो अगर मैं x टेस्ट दिखाऊँ, उसका शेप अगर मैं दिखाऊँ, दिस इज़, अगर मैं आपको x ट्रेंड यहाँ पे दिखाऊँ, दिस इज उप्स, दिस इज x ट्रेंड। अब इसमें आउटपुट कॉलम के अलावा बाकी जितने भी फीचर्स हैं, इन जिन्हें आप इनपुट फीचर्स कहते हो, वो सब के सब इसमें आ गए, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पे नोट करो, हम क्या करेंगे, हम कन्वर्ट करेंगे कैटेगोरिकल वेरिएबल्स को न्यूमेरिकल में, और साथ ही साथ स्टैंडर्डाइजेशन यानी स्केलिंग भी करेंगे। देखना, इस डेटा के अंदर 2 ऐसे कॉलम्स हैं, एरिया एंड आइटम, जो कि कैटेगरीज हैं और ये स्ट्रिंग में हैं, जैसे कि सऊदी अरेबिया, और उसमें जो क्रॉप है सोरगम एंड ग्रीस, स्वीट पोटैटोज, ये मशीन नहीं समझ सकता। सो हम क्या करेंगे, इनको हम कन्वर्ट करेंगे नंबर्स में। लेकिन अगर आपने मेरे 100 डेज ऑफ मशीन लर्निंग के प्लेलिस्ट को एक्सेस किया है, वहाँ पे मैंने फीचर इंजीनियरिंग में ये स्टेप बड़े डिटेल के साथ बताया है कि जब आपके डेटा सेट के अंदर कैटेगोरिकल वेरिएबल्स हों, उन पर आप 3 चीज़ें लगाते हो, या तो लेबल इनकोडर, या आप ऑर्डिनल इनकोडर, या आप वन हॉट इनकोडर। लेबल इनकोडर या ऑर्डिनल इनकोडर आप उस डेटा पे लगाते हो अगर आपके डेटा सेट के अंदर लाइक दिस 2 कॉलम्स कैटेगोरिकल हो, लेकिन वहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं, जो कैटेगरीज हैं, वो ऑर्डर में हो, जैसे कि A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड, तब वहाँ पे आप ऑर्डिनल टेक्निक यूज़ करते हो। बट ये दोनों कॉलम अगर देखा जाए, ये तो हमें वाजे है कि ये दोनों कैटेगोरिकल हैं, बट इसके अंदर जो डेटा है वो नॉमिनल है, यानी जस्ट नेम्स है, कोई ऑर्डर यहाँ पे नहीं है। तो इस केस में आप इस्तेमाल करते हो वन हॉट इनकोडर, ताकि आप इसको नंबर में कन्वर्ट कर सको। इसके अलावा जो दूसरा स्टेप मैंने यहाँ पे लिखा है लाइक दिस वन, स्केलिंग, वो हम इसलिए करते हैं ताकि हमारा मॉडल अच्छे तरीके से परफॉर्म करे। अब ईयर के अंदर देखो तो ईयर का 2000 वैल्यू है और एवरेज का 59 है, और इसी तरह पेस्टिसाइड्स का 3000 के करीब है। तो हमारा मॉडल जो सबसे बड़े वैल्यू होंगे उनकी तरफ डोमिनेट करेगा, इसकी तरफ डोमिनेट कर सकता है, इसको इग्नोर मारेगा क्योंकि ये छोटा वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे, एक ऐसा टेक्निक इस्तेमाल करेंगे जिसकी मदद से हम ये सारे के सारे वैल्यूज़ एक रेंज में लेंगे। अब अगर मैं ये सेपरेटली करूँ, मतलब स्केलिंग सेपरेटली करूँ और वन हॉट इनकोडिंग सेपरेटली करूँ, तो इससे 2 नुकसान होंगे। एक तो मेरा टाइम ज़ाया हो जाएगा, और दूसरा ये कि जब मैं वेबसाइट बनाऊंगा और यूज़र के इनपुट पे यही स्केलिंग एंड वन हॉट इनकोडिंग इस्तेमाल करूंगा तो अगेन मुझे कोड करना पड़ेगा। तो इसके लिए कॉलम ट्रांसफार्मर का आप इस्तेमाल करते हो ताकि आप हर चीज़ एक साथ करो। देखना,
जस्ट सी। सबसे पहले मैं इंपोर्ट करता हूँ sklearn से, sklearn से मैं इंपोर्ट करता हूँ प्री प्रोसेसिंग से। ओके, इट शुड बी प्री प्रोसेसिंग। मैं दो चीज़ें इंपोर्ट करता हूँ, वन हॉट इनकोडर एंड स्टैंडर्डाइजेशन, स्टैंडर्ड स्केलर जिसे आप कहते हैं। और उसके बाद फ्रॉम sklearn.compose से मैं इंपोर्ट करता हूँ कॉलम ट्रांसफार्मर। देखना, बहुत ही कमाल का टेक्निक बता रहा हूँ। अगर आप ये, मैं जानबूझ के यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, अदरवाइज मैं सेपरेटली भी कर सकता हूँ। और जब आप रियल वर्ल्ड में जाओगे, बड़े बड़े कंपनियों में जाओगे, तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट में इसी तरह, ये भी वैसे बड़ा प्रोजेक्ट है, कोई छोटा प्रोजेक्ट नहीं है, तो आप इसी तरह काम करोगे। ओके, सो मैं सबसे पहले दो ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, वन हॉट इनकोडर का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, स्टैंडर्ड स्केलर का भी ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। सो वन हॉट इनकोडर विल बी इक्वल टू वन हॉट इनकोडर, और इसके अंदर मैं ड्रॉप रखता हूँ, फर्स्ट को मैं ड्रॉप रखता हूँ। अब ये चीज़ें आपको आइडिया होनी चाहिए फर्स्ट कि वन हॉट इनकोडर किस तरह काम करता है। ये मैं बड़े डिटेल के साथ अपने 100 डेज ऑफ मशीन लर्निंग के प्लेलिस्ट में बता चुका हूँ। स्केलर विल बी इक्वल टू दिस स्टैंडर्ड स्केलर, ठीक है। हम इसको इस्तेमाल करेंगे इनकोडिंग के लिए। जो दो वेरिएबल थे, आइटम और एरिया, उनके अंदर जो कैटेगरीज हैं उनको नंबर्स में कन्वर्ट करेंगे, और इसको इस्तेमाल करेंगे फॉर रेंज, कि इन वैल्यूज़ को हम एक स्टैंडर्ड रेंज में ले आए, ठीक है, ताकि मॉडल किसी एक की तरफ डोमिनेट ना हो। ओके, सो मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ प्री प्रोसेसर के नाम से, प्री प्रोसेसर के नाम से। और उसके बाद जो कॉलम ट्रांसफार्मर मैंने इंपोर्ट किया है, उसके अंदर एक पैरामीटर है, आई थिंक ट्रांसफार्मर या ट्रांसफॉर्मर्स। इसके अंदर आप एक लिस्ट पास करते हो, और मज़े की बात यह है कि इस लिस्ट के अंदर आप टप्पल बता सकते हो। दिस इज़ माय फर्स्ट टप्पल, अभी मैं बताऊंगा, ठीक है। दिस इज़ माय सेकंड टप्पल। मैं यहाँ पे दो चीज़ें परफॉर्म कर रहा हूँ, वन हॉट इनकोडिंग एंड स्टैंडर्डाइजेशन यानी स्केलिंग। सो देखना, ये टप्पल के अंदर आप तीन चीज़ें बताते हो। एक नाम, जैसे कि अगर आप वन हॉट इनकोडर इस्तेमाल करते हो तो यहाँ पे आप नेम दे सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे नाम देता हूँ वन हॉट इनकोडर, आप कोई भी नाम दो, डजेंट मैटर। दूसरे नंबर पे आप उसका ऑब्जेक्ट बताते हो, और वो है वन हॉट इनकोडर। तीसरे नंबर पर आप बताते हो कैटेगरीज, कि आपके डेटा के अंदर वो कौन से कॉलम है जिनके ऊपर आप स्टैंडर्डाइजेशन वन हॉट इनकोडर इंप्लीमेंट करते हो। जो तो मैं बता देता हूँ, अगर मैं अपने एक्सट्रेन में जाऊँ, एक्सट्रेन में, जस्ट लेट मी टेक द फर्स्ट रो। अब इस डेटा के अंदर जो लास्ट टू कॉलम्स हैं मैं यही बताऊंगा। सो दिस इज 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स, 4, 5। सो मैं यहाँ पे 4 और 5 बताता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं अगेन एक लिस्ट दूंगा, और इसके अंदर 4 और 5। अब दूसरे टप्पल के अंदर मैं परफॉर्म करूँगा स्टैंडर्डाइजेशन। आप कोई भी नाम दे सकते हो, और उसका ऑब्जेक्ट, और वो है स्केलर, आई थिंक इट वाज स्केलर, या। और किन कॉलम्स पे आप इनको इम्प्लीमेंट करते हो, यानी किन कॉलम्स की आप स्केलिंग करना चाहते हो, और वो है ईयर, यानी 0, 1, 2, 3। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 0, 1, 2 एंड 3, ठीक है। अब थर्ड, इस लिस्ट से बाहर, इस ट्रांसफार्मर से बाहर आप एक कामा डालते हो, और यहाँ पे एक दूसरा पैरामीटर या आर्ग्यूमेंट पास करते हो, रिमाइंडर। रिमाइंडर के अंदर आप बताते हो पास थ्रो, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर इस डेटा के अंदर कोई ऐसा कॉलम होता जिस पे मैं ना तो स्टैंडर्डाइजेशन अप्लाई करता और ना ही वन हॉट इनकोडिंग, तो आप उसको जाने दो, ठीक है। इसलिए हम पास थ्रू यहाँ पे डालते हैं। इन चीज़ों की समझ आपको वक्त के साथ आ जाएगी जब आप मैनुअली इन चीज़ों को टाइप करोगे और मेरे 100 डेज ऑफ मशीन लर्निंग के प्लेलिस्ट को देखोगे, तो फिर ये चीज़ आप लोगों के लिए आसान होती जाएगी। सो लेट्स रन इट। उप्स, स्केलर, आई थिंक मैंने ये सेल रन नहीं किया था, या। सो जस्ट लेट मी शो यू प्री प्रोसेसर। ये है हमारा प्री प्रोसेसर। ये बता रहा है कि सबसे पहले आपने स्टैंडर्ड स्केलर अप्लाई किया है, उसके बाद वन हॉट इनकोडिंग, उसके बाद रिमाइंडर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे इनपुट फीचर्स हैं उन पे ये इम्प्लीमेंट करते हैं। तो मैं एक दो सेल ऐड करता हूँ। अब देखना,
प्री प्रोसेसर डॉट फिट ट्रांसफॉर्म, और फिट ट्रांसफॉर्म के अंदर मैं इसको बताता हूँ एक्स ट्रेन, और पलट के जो भी आएगा वो एक्चुअली मेरा होगा, मैंने ऑलरेडी नाम दिए थे एक्स ट्रेन डमी, ठीक है। और यही सेम काम मैं एक्स टेस्ट डमी के लिए भी करूँगा, विल बी इक्वल टू प्री प्रोसेसर डॉट ट्रांसफॉर्म एक्स टेस्ट। नाउ यू माइट बी थिंकिंग कि इस प्रोसेसर को कैसे पता चल रहा है कि इस एक्स ट्रेन के अंदर अगर देखा जाए, इसमें इसको कैसे पता चला कि मैं सबसे पहले वन हॉट इनकोडिंग इम्प्लीमेंट करूँगा। इसका रीज़न ये है कि इसको हम ऑलरेडी बता चुके हैं यहाँ पे, ठीक है, हम बता चुके हैं। यू डोंट नीड टू स्पेसिफाई हेयर स्पेसिफिक कॉलम्स, ओके, इसे ये खुद डिटेक्ट करेगा, ये हम ऑलरेडी इसके ऑब्जेक्ट बना चुके हैं प्री प्रोसेसर। सो अभी के लिए लेट मी रन इट एंड देन मैं क्या करता हूँ, अब अगर मैं एक्स ट्रेन दिखाऊँ, एक्स ट्रेन डमी, यू वुड सी दिस थिंग। अब ये एक स्पार्स मैट्रिक्स बन गया, जिसके अंदर टोटल 1,22,877 स्टोर्स एलिमेंट है, ठीक है। यानी इसने पीछे से क्या किया, स्टैंडर्ड स्केलिंग भी किया एंड वन हॉट इनकोडर भी इम्प्लीमेंट किया। अब हम मॉडल ट्रेन करेंगे, ठीक है। सो जस्ट सी नाउ, यहाँ पे क्वेश्चन उठता है, जैसे कि पहले मैंने बताया कि ये एक रिग्रेशन प्रॉब्लम है, तो हम रिग्रेशन वाले एल्गोरिदम इस्तेमाल करेंगे। सो लेट्स डू इट। सो फ्रॉम sklearn डॉट लीनियर मॉडल से मैं इंपोर्ट करता हूँ लीनियर रिग्रेशन, लासो एंड रीच, ये तीनों रिग्रेशन के काम आते हैं। एंड फ्रॉम sklearn डॉट नेबर से मैं इंपोर्ट करता हूँ के नेबर्स रिग्रेसर। फ्रॉम sklearn डॉट ट्री से मैं इंपोर्ट करता हूँ डिसीजन ट्री रिग्रेसर। ओके, लेट मी रिमूव दिस। और साथ ही साथ मैं एक और काम भी करता हूँ, मैंने इन एल्गोरिदम की एक्यूरेसी यानी इनकी एरर और स्कोर को मालूम करना है, तो उसके लिए मेरे पास scikit-learn के अंदर एक टेक्निक है। अब ये सारी चीज़ें मैं इतना एक्सप्लोर करके दूंगा कि आप लोगों को एक आइडिया हो जाएगा। सो मैट्रिक्स विल बी इक्वल टू, मैट्रिक्स से इंपोर्ट करता हूँ मीन स्क्वायर्ड एरर एंड R2 स्कोर, ठीक है। अब मेरे पास टोटल 5 एल्गोरिदम है, तो क्या मैं सेपरेटली इनको ट्रेन एंड टेस्ट करूँ? नो, अगेन मैं जुगाड़ लगाऊंगा। सो मैं क्या करता हूँ, मैं एक मॉडल्स के नाम से एक डिक्शनरी बनाता हूँ, और इस डिक्शनरी के अंदर सबसे पहले LR, जिसका मतलब है रिग्रेशन, और उसकी वैल्यू होगा रिग्रेशन। उसके बाद लॉस यानी लासो, और उसके बाद इसका वैल्यू होगा लासो। और ये भी मैं अपने कई प्रोजेक्ट में बता चुका हूँ कि आप किस तरह इनको यूज़ करते हूँ। इसी तरह के नियर रिग्रेसर विल बी के नियर रिग्रेसर। उसके बाद फाइनली वी हैव, ओके, इससे पहले एक और भी था रिज, सो दिस विल बी रिज, मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, आप कोई भी नाम दे सकते हो लाइक दिस। एंड फाइनली वी हैव डिसीजन ट्री रिग्रेसर, सो दिस विल बी डिसीजन ट्री रिग्रेसर। सो इससे बाहर आके मैं एक लूप चलाऊंगा, और ये लूप क्या करेगा, हर एल्गोरिदम का नेम और वो एल्गोरिदम उठाएगा। सो फॉर नेम एंड मॉड मतलब मॉडल इन दिस मॉडल वाला डिक्शनरी। और जब डिक्शनरी पे आप लूप चलाते हो और एक साथ की एंड वैल्यू निकालते हो, तो फिर आप आइटम्स का इस्तेमाल करते हो। अब हर बार चलने पे मैं, ये जब फर्स्ट टाइम चलेगा तो ये रिग्रेशन उठाएगा, तो मैं रिग्रेशन के अंदर फिट करता हूँ। सो मॉड डॉट फिट अपना x ट्रेन डमी एंड y, यानी 80% डेटा से मैं इसको ट्रेन करता हूँ, इनपुट एंड आउटपुट दोनों को वेरिएबल्स या कॉलम से। और उसके बाद मेरा मॉडल प्रेडिक्ट करेगा x टेस्ट पे, यानी इनपुट का जो कॉलम है जिसको हमने डमी बनाया, यानी जिन पर हमने वन हॉट इनकोडिंग एज वेल एज स्टैंडर्डाइजेशन यानी स्केलिंग किया है, उन पे हम इसको प्रेडिक्ट करेंगे, ठीक है। और जो भी प्रेडिक्ट होगा वो इसके अंदर आएगा। अब ये लूप 5 टाइम्स चलेगा और हर बार इन
मॉडल्स को ट्रेन करेगा और साथ साथ प्रेडिक्ट भी करेगा। अब मैं हर एल्गोरिदम का रिजल्ट प्रिंट करता हूँ। सो मैं यहाँ पे पाइथन का फॉर्मेट इस्तेमाल करता हूँ और सबसे पहले हर एल्गोरिदम का नेम, उसके बाद मीन, स्क्वायर्ड एरर, और अगेन मुझे फॉर्मेट का इस्तेमाल करके यहाँ पे मैंने मीन स्क्वायर्ड एरर इंपोर्ट किया है, स्क्वायर्ड एरर, और इसके अंदर मुझे दो चीज़ें बतानी हैं, वो वैल्यू जो मॉडल ने नहीं देखा है और वो वैल्यू जो मॉडल ने प्रेडिक्ट किया है, यानी इन दोनों के बीच में अब मैं कंपैरिजन करने वाला हूँ। और साथ ही साथ मैं हर एल्गोरिदम का स्कोर भी मालूम करता हूँ। सो अगेन फॉर्मेट एंड मेरे पास R2 स्कोर है, उसके अंदर भी मैं सेम ये दो चीज़ें देने वाला हूँ, मॉडल का प्रेडिक्शन और जो मॉडल ने नहीं देखा है, यानी दोनों का कंपैरिजन। लेट्स रन इट। सो या इट्स वर्किंग, इट विल टेक सम टाइम। सो लीनियर रिग्रेशन का जो मीन स्क्वायर्ड एरर है वो ये है, और उसका जो स्कोर है वो है 0.74, और लासो रिग्रेशन का दिस इज़ मीन स्क्वायर्ड एरर एंड दिस इज़ उसका जो स्कोर है वो है। एनरीच का भी बहुत ज़्यादा मीन स्क्वायर्ड एरर है एंड दिस इज़ द स्कोर। and k-nearest neighbor का this is the mean squared error and this is the score which is quite good 0.98, and dt यानी decision tree regressor का this is mean squared error and this is the score which is quite good। अब जब रिग्रेशन प्रॉब्लम के आप मल्टीपल एल्गोरिदम को ट्रेन करते हो तो आपको कैसे पता चलेगा कि अब मैं किस वाले एल्गोरिदम को सेलेक्ट करूँ अपनी प्रेडिक्शन यानी वेबसाइट के लिए? तो आप उस मॉडल को सेलेक्ट करना जिसका मीन स्क्वायर्ड एरर सबसे कम वैल्यू हो और जिसका स्कोर सबसे हाईएस्ट हो। तो इन दोनों में से अब हमने किसी एक को सेलेक्ट करना है। लेकिन मैं एक और तरीका अपनाता हूँ। अगर यहाँ पे देखा जाए तो सबका मीन स्क्वायर्ड एरर बहुत ज़्यादा है। ये इसका रीज़न ये है कि इंस्टेड ऑफ मीन स्क्वायर्ड एरर व्हाट आई कैन डू, मीन एब्सोल्यूट एरर में इसकी फाइंड आउट करता हूँ। अब मैं यहाँ पे एल्गोरिदम या ये जो मैट्रिसेस हैं इनको एक्सप्लेन करने वाला नहीं हूँ, अदरवाइज़ वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, दोबारा मैं इसको रन करता हूँ। अगेन दिस टाइम लीनियर रिग्रेशन का तो मीन स्क्वायर्ड एरर बहुत ज़्यादा है और उसका स्कोर सबसे ज़्यादा कम है, तो इसको तो हम बिल्कुल सेलेक्ट नहीं करने वाले। लासो रिग्रेशन एंड रिज रिग्रेशन को भी हम सेलेक्ट नहीं करने वाले। बट हाँ, अगर आप देखें तो डिसीजन ट्री एंड आई थिंक k-nearest neighbor इज़ द बेस्ट। k-nearest neighbor का स्कोर सबसे हाईएस्ट है और इसका मीन स्क्वायर्ड एरर सबसे कम है। सो k-nearest neighbor इज़ द बेस्ट, हम इसी को सेलेक्ट करेंगे। बट आप चाहो तो आप डिसीजन ट्री को भी सेलेक्ट कर सकते हो। अब एक और बात बताता हूँ कि अगर आप डिसीजन ट्री इस्तेमाल करते हो देन यू डोंट नीड टू डू दिस स्टेप्स। ये भी एक मज़े की बात बता रहा हूँ। यू डोंट नीड टू परफॉर्म दिस प्री प्रोसेसर लाइक वन हॉट इनकोडर और स्टैंडर्डाइजेशन, क्योंकि ये बहुत ही शानदार एल्गोरिदम है। ये ऑटोमेटिकली खुद जितने भी उसके अंदर कैटेगोरिकल कॉलम्स हैं उनको हैंडल कर पाएगा और साथ ही साथ स्टैंडर्डाइजेशन को भी या स्केलिंग को भी हैंडल कर पाएगा। बट स्टिल अगर आप यूज़ करते हो तो अच्छी बात है, इससे आपकी एल्गोरिदम और भी अच्छा होगा। सो मैं चाहता हूँ कि मैं डिसीजन ट्री को सेलेक्ट करूँ। आप अगर चाहो तो आप k-nearest neighbor को सेलेक्ट कर लेना। सो हम क्या करेंगे, मैंने इसका कोड किया है जस्ट लेट मी कॉपी। सो मैंने अब क्या किया, सेपरेटली मैंने ट्रेन किया, डिसीजन ट्री का एक ऑब्जेक्ट बनाया, फिर उसके अंदर फिट किया एक्स ट्रेन, डमी एंड वाई ट्रेन। अगेन वही सेम स्टेप किया, लेकिन इस बार जस्ट डिसीजन ट्री के साथ किया क्योंकि इसी को ही मैंने आगे ले जाना है। सो यहाँ डिसीजन ट्री इज़ रेडी। अब उसने सारे यहाँ पे प्रेडिक्ट कर ही लिए यील्ड्स फॉर ईच कंट्री। अब हम वेबसाइट में जाने से पहले क्या करते हैं, यहाँ पे इसको टेस्ट करते हैं। तो उसके लिए मुझे एक फंक्शन बनाना होगा, डेफ प्रेडिक्शन, और इसके पास कुछ आएगा, लेकिन अभी के लिए मैं इसको पास करता हूँ। अब मैं अपने डेटा के अंदर जाके जो मेरा एक्स ट्रेन है, दिस इज़ माई एक्स ट्रेन, आई जस्ट कॉपी ऑल द फर्स्ट रो। मैं इनके वेरिएबल बनाने वाला हूँ। अभी के लिए हम समझते हैं कि ये यूज़र का इनपुट है। ठीक है, पेस्ट, उप्स मुझे इनको कॉपी करना था। ओके, जस्ट लेट मी कॉपी या। सो मैं इनको तरतीब देता हूँ लाइक दिस एंड लाइक दिस। ये एक्चुअली मैं वेरिएबल बना रहा हूँ और ये आप इतना समझो कि यूज़र का इनपुट है। सो फर्स्ट रो के लिए देखते हैं। फर्स्ट रो में ईयर है 2000 एंड एवरेज फॉल है 59.0 एंड अपना जस्ट लेट मी कॉपी
pesticides is this, and average temperature value is this, like this. और उसके बाद सऊदी अरेबिया, और ये आपको स्ट्रिंग में देना होगा, ठीक है। एंड फॉर आइटम वी हैव दिस स्पेसिफिक क्रॉप जो कि सऊदी अरेबिया में है। अब सऊदी अरेबिया के ये सारा इन्वायरमेंट दे के और फिर उसके जो स्पेसिफिक क्रॉप है ये हमें बताएगा हमारा सिस्टम के इतनी पैदावार पैदा करता है, इतना प्रोडक्शन फॉर दिस स्पेसिफिक क्रॉप प्रोड्यूस करता है सऊदी अरेबिया। अब उसके बाद मैं अपने इस फंक्शन को कॉल करता हूँ, दैट इज़ प्रेडिक्शन और वट एवर इट इज़, और इसको मैं पास करता हूँ ईयर, उसके बाद एवरेज, उसके बाद पेस्टिसाइड्स, ओके, एंड देन वी हैव एवरेज टेम्परेचर एंड वी हैव एरिया एंड वी हैव आइटम। सो दिस आर ऑल माई आर्ग्यूमेंट्स। अब यहाँ पे मैं सेम इनको पेस्ट करता हूँ क्योंकि इन सारे वैल्यू को फंक्शन में पैरामीटर्स के तौर पर यूज़ करूँगा। अब इन सबको मैं एक numpy एरे में कन्वर्ट करता हूँ, ठीक है। सो np डॉट एरे, यहाँ पे मैं लिस्ट ऑफ लिस्ट पास करता हूँ और यहाँ पे सारे के सारे मैं पेस्ट करता हूँ, और अब मैं इनको एक फीचर्स में नाम वेरिएबल में स्टोर करता हूँ। नाउ व्हाट डू यू थिंक कि ये जो यूज़र का इनपुट है इस पे ना तो वन हॉट इनकोडिंग हुआ है और ना ही स्टैंडर्डाइजेशन हुआ है, तो क्या हमें इसको भी स्केल करना होगा? एब्सोल्युटली राइट। अगर आप इसको ऐसे ही रहने देते हो और आप डायरेक्टली यहाँ पे प्रेडिक्ट मारते हो, देखना हमारे पास एक ट्रेन मॉडल है डिसीजन ट्री रिग्रेसर डॉट, उस पर मैं प्रेडिक्ट करता हूँ, ये अब ट्रेन हो चुका है दिस फीचर्स, और मैं इंटरेस्टेड हूँ इसके एक सिंगल रो के लास्ट वाले वैल्यू में जो कि यील्ड है, तो मैं रिशेप करूँगा -1, यानी मैं एक्चुअली जस्ट लेट मी शो यू दिस इज द df। आई एम इंटरेस्टेड टू इन तमाम इनपुट के लिए, इन दैट केस इट वाज सऊदी अरेबिया, बट जस्ट लेट मी शो यू। आई एम गोइंग टू टेक दिस वैल्यू जो कि मॉडल ही प्रेडिक्ट करेगा, इसलिए मैंने रिशेप किया, और जब आप नेगेटिव इंडेक्सिंग करते हो तो दिस विल बी -1, ओके। और प्लट के जो भी रिजल्ट होगा उसको मैं स्टोर करता हूँ यहाँ पे, प्रेडिक्टेड वैल्यू नाम से एक वेरिएबल बनाता हूँ और ये मैं रिटर्न करता हूँ, ठीक है, रिटर्न दिस प्रेडिक्टेड वैल्यू, ठीक है। जस्ट रन इट। अभी के लिए मैं इसको हटाता हूँ और ये फंक्शन के पास यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ रिजल्ट, क्योंकि जो भी पलट के आएगा वो यहाँ पे स्टोर होगा। अब देखना मैं जब रन करूँगा, just wait, you would see this error, this could not convert string to float Saudi Arabia। क्यों? क्योंकि इसको आप मशीन जो ट्रेन हो चुका है वो नंबर्स पे हो चुका है, और यहाँ पे जो एरर आ रहा है इट्स राइट हियर दिस, यहाँ पे dtr.predictFeatures.reshape, क्योंकि हमारा जो मॉडल ट्रेन हो चुका है वो एक ऐसे वैल्यू पे स्टोर हुआ है जिनकी स्केलिंग भी हो चुकी है और जिनका वन हॉट इनकोडिंग भी हो चुका है। सो हम क्या करेंगे, इनको भी बिफोर प्रेडिक्शन इनको भी हम कन्वर्ट करते हैं यूजिंग द सेम थिंग, प्री प्रोसेसर। अब हमें दोबारा कोड करने की ज़रूरत नहीं है। सो मैं क्या करता हूँ, बिफोर प्रेडिक्शन व्हाट आई कैन डू, जो हमारे पास था प्री प्रोसेसर जो कॉलम ट्रांसफार्मर था जिसके अंदर दो चीज़ें हैं, वन हॉट इनकोडिंग एंड स्केलिंग। अब ये ट्रेन हो चुका है तो आपको जस्ट यहाँ पे यूज़ करना होगा, इंस्टेड ऑफ फिट ट्रांसफॉर्म और एनीथिंग यू हैव टू यूज़ ट्रांसफॉर्म, और इसको आपने देने होंगे दिस इनपुट फीचर्स, यूज़र के ये फीचर, और मैं इनको पलट एक वेरिएबल में स्टोर करता हूँ ट्रांसफॉर्म्ड फीचर्स और वट एवर यू कॉल इट, और अब मैं इसको कॉपी करता हूँ, इस पे प्रेडिक्ट करता हूँ, रन इट। अब हो गया हमारा काम, ठीक है। अब अगर मैं रिजल्ट देखूँ तो रिजल्ट में कोई ना कोई वैल्यू होगा, ये देखो दिस इज द प्रेडिक्शन। अब देखना मैं एक और ट्राई करता हूँ बिफोर मूविंग टू वेबसाइट, या चले वेबसाइट में जाते हैं, वहाँ पे हम इसको टेस्ट करेंगे, अदरवाइज इट्स वर्किंग क्वाइट गुड। सो लेट्स डू फॉर वेबसाइट कोड, बट वेबसाइट में जाने के लिए क्या हम ये सारा का सारा कोड दोबारा करें वहाँ पे? नो, हम नेसेसरी फाइल्स यहाँ से पिकल करेंगे। हम दो चीज़ें पिकल करेंगे,
we will be pickling, just let me show you this डिसीजन ट्री रिग्रेसर, क्योंकि ये एक ट्रेन मॉडल है, अभी मुझे दोबारा ट्रेन करने की ज़रूरत नहीं है। और यूज़र के इनपुट जब वेबसाइट के फॉर्म से आएगा तो उसको भी मैंने वन हॉट इनकोडिंग एंड स्टैंडर्डाइजेशन उस पर अप्लाई करना होगा, तो मुझे इस प्री प्रोसेसर को भी पिकल करना होगा। सो लेट्स डू इट। आपको करना क्या है, आपको इंपोर्ट करना है पिकल लाइब्रेरी, और उसके बाद पिकल के अंदर जाके आपको लिखना है डंप, और यहाँ पे आप डिसीजन ट्री जो हमारा एल्गोरिदम है ट्रेन, और फिर उसके बाद ओपन के अंदर जाके आप इसको कोई भी नाम दे सकते हो। आप इसको नाम दे दो hello.pkl एक्सटेंशन के साथ, लेकिन ये बढ़िया टेक्निक नहीं है, आप इसको अपना नाम दो, डिसीजन ट्री रिग्रेसर.pkl। pkl इसका एक्सटेंशन होगा, और यहाँ पे आपको बाइनरी मोड बताना होगा। तो हम चूँकि इसको सेव कर रहे हैं तो हम यहाँ पे WB लिखेंगे, यानी राइट बाइनरी मोड। एंड द सेम थिंग आई डू फॉर डंप फॉर प्री प्रोसेसर, और उसके बाद इसको भी हम नाम देते हैं प्री प्रोसेसर लाइक दिस। ये ऑलरेडी मैं कर चुका था, इसलिए इसने मुझे सजेस्ट करके दिया। अब मैं इस सेल को रन नहीं करूंगा क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी पड़े हैं और वो मेरे इसी फोल्डर में है। लेकिन जैसे आप इस सेल को रन करोगे बाय प्रेसिंग शिफ्ट एंड एंटर, आपका इस फोल्डर में आ जाएगा dtr.pkl एंड preprocessor.pkl। नाउ लेट्स क्रिएट एन अमेजिंग वेबसाइट फॉर दिस ट्रेन मॉडल। सो मैंने पाइचाम ओपन किया है, आप लोग भी पाइचाम ओपन करना और यहाँ पे कोई इन्वायरमेंट बनाना, ठीक है, इन्वायरमेंट ज़रूरी है। उसके बाद इसी ही फोल्डर में आपको दो चीज़ें सिर्फ लाने हैं और कुछ मतलब, सिर्फ दो चीज़ें, dtr.pkl एंड preprocessor.pkl। लेकिन मैंने वही सेम फोल्डर ओपन किया है, इसलिए यहाँ पे पड़ा है, एज यू कैन सी दिस इज़ द जुपिटर नोटबुक जहाँ पे हमने अभी मॉडल ट्रेन किया, और ये वो डेटा सेट है। लेकिन आप लोगों को जस्ट ये दो चीज़ें ले आनी। सो आप यहाँ पे राइट क्लिक करें, न्यू पे जाए और यहाँ पे app.py के नाम से एक फ़ाइल बनाएं, और उसके बाद अगेन न्यू पे जाए, हाँ इस बार डायरेक्टरी बनाए बाय द नेम ऑफ टेम्पलेट्स, और इस टेम्पलेट्स के ऊपर राइट क्लिक करके न्यू पे जाए और एक इंडेक्स फाइल बनाए index.html, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले फ्रंट एंड पे काम करता हूँ, बैक एंड को अभी के लिए छोड़ देते हैं। या बैक एंड में आपको इंपोर्ट करने हैं फ्रॉम फ्लास्क। अच्छा, मैं फ्लास्क का इस्तेमाल करूँगा यहाँ पे, फ्रॉम फ्लास्क इंपोर्ट कैपिटल F वाला फ्लास्क रिक्वेस्ट एंड रेंडर टेम्पलेट। अब इसको आपको इंस्टॉल करना होगा, कैसे मैं थोड़ी देर बाद बताता हूँ। उसके बाद मैं इंपोर्ट करता हूँ numpy एज np, मैं इंपोर्ट करता हूँ pandas, वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी लेकिन बैकएंड में फ्लास्क को इसको ज़रूरत पड़ सकती है, एज pd। और एक और चीज़ करना, इंपोर्ट करना अपना पिकल लाइब्रेरी, क्योंकि मैंने मॉडल को यहाँ पे ले आना भी है। सो उसके बाद पाइथन का मेन बनाए, सो या पाइथन मेन। पाइथन का मेन आप किस तरह बनाते हो, _name =_ main। और अभी के लिए मैं फ्लास्क का ऐप बना रहा हूँ, जस्ट लेट मी शो यू क्रिएटिंग फ्लास्क ऐप। सो ऐप विल बी इक्वल टू, जो हमने यहाँ पे फ्लास्क इंपोर्ट किया है, दिस इज़ एक्चुअली अ क्लास, दिस थिंग। इसके अंदर आपको ऑब्जेक्ट देना पड़ता है जो कि बिल्ट इन है, इट इज़ नेम। सो इस ऐप को मैं पाइथन के मेन के अंदर कॉल करता हूँ, क्योंकि कंपाइलर सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट होता है। सो app.run, और यहाँ पे डिबगर को मैं ट्रू रखता हूँ ताकि हर बार रिलोड करने पे मुझे रिलोड ना करना पड़े, ये ऑटोमेटिकली रिलोड करे, ठीक है। या ओके, अब आप लोगों का काम ये है कि आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप करना है। वो ये है कि अगर मैं यहाँ पे आओ, मेरा जो मॉडल है डिसीजन ट्री रिग्रेसर या प्री प्रोसेसर, ये दोनों scikit-learn लाइब्रेरी से आ रहे हैं। तो मैं यहाँ पे scikit-learn लाइब्रेरी का वर्जन देखता हूँ। सो इंपोर्ट sklearn और उसके बाद प्रिंट sklearn डॉट _ वर्जन, ठीक है। सो दिस इज़ द वर्जन। अब यही सेम वर्जन आपको यहाँ पे भी इस्तेमाल करना है, ठीक है। सो आपका काम ये है कि आप अपने इस पाइचाम के टर्मिनल में जाए। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये फर्स्ट टाइम जब मैं करता था तो इसने मुझे बहुत तंग किया था। ये बहुत मसले होते हैं पाइथन की इस वर्जन में, मॉडल एक दूसरे वर्जन में ट्रेन हुआ है, और जब आप प्रोडक्शन लेवल पे ले जाते हो, जस्ट जो मैं कर रहा वही करो, ठीक है। पिप इंस्टॉल scikit-learn विल बी इक्वल टू 1.2.2, और यहाँ पे लाइक दिस।
ये चीज़ इंस्टॉल करना। अदरवाइज़ अगर आपने जस्ट ये इंस्टॉल किया लाइक scikit-learn, तो मे बी यहाँ पे कोई और वर्जन हो और बाद में आपको एरर आएंगे, ठीक है। और scikit-learn इंस्टॉल करने के बाद आपको इंस्टॉल करना है फ्लास्क लाइक दिस। फ्लास्क इंस्टॉल करने के बाद numpy एंड pandas द सेम थिंग, एंड मैं ये हर प्रोजेक्ट में बताता हूँ, सो लेट मी इग्नोर इट। अभी के लिए हम जाते हैं, चले फ्रंट एंड पहले बनाते हैं। सो फ्रंट एंड में जो स्टार्टअप टेम्पलेट है वो तो मैं बूटस्ट्रैप से कॉपी करूँगा, बाकी कोड मैं खुद करूँगा। सो चले अपने गूगल बाई के पास जाते हैं और यहाँ पे हम टाइप करते हैं बूटस्ट्रैप। आई एम जस्ट टेकिंग, डोंट वरी, आई एम जस्ट टेकिंग स्टार्टअप टेम्पलेट। और मैं जाता हूँ डॉक्यूमेंट्स में और थोड़ा सा इसको नीचे ले जाके, हाँ आई एम जस्ट कॉपिंग दिस थिंग, ओके। और यहाँ पे इन सब को मैं रिप्लेस करता हूँ, ठीक है। जो स्टेप मैंने किए वही करना। टेम्पलेट्स के फोल्डर में आपका इंडेक्स होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, दिस h1 के अंदर एक बूटस्ट्रैप क्लास ऐड करता हूँ। सो व्हाट आई कैन डू, आई विल ऐड क्लास टेक्स्ट विल बी सेंटर, यानी मैं टेक्स्ट को सेंटर में रखना चाहता हूँ, एंड टेक्स्ट विल बी सक्सेस, यानी मैं इसका कलर ग्रीन रखना चाहता हूँ। और हेलो वर्ड के बजाय हम इसको कहते हैं क्रॉप यील्ड प्रेडिक्शन फॉर कंट्रीज, पर कंट्रीज, या जस्ट लेट मी शो यू दिस इज ओके। अब मैं एक कंटेनर बनाऊंगा, सो div डॉट, और इसको मैं एक बूटस्ट्रैप का क्लास देता हूँ कंटेनर के नाम से, और इसके अंदर मैं सेम इसी h1 को कॉपी करता हूँ और पेस्ट करता हूँ, सॉरी व्हाट आई एम टॉकिंग। और इंस्टेड ऑफ दिस थिंग मैं यहाँ पे बता सकता हूँ क्रॉप फीचर्स हेयर। और इस कंटेनर के अंदर मैं एक और काम कर सकता हूँ, empty रखता हूँ, यानी मार्जिन टॉप इट विल बी 4, एंड मार्जिन y एक्सिस पे भी मैं 4 रखता हूँ। जस्ट सी दिस इज। अभी के लिए मैं इसका कलर चेंज करता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। सो मैं अपनी तरफ से इसमें एक स्टाइल ऐड करता हूँ, एक कस्टम CSS इसमें करना चाहता हूँ, इनलाइन CSS जिसे आप कहते हैं। सो बैकग्राउंड विल बी व्हाट शुड इट बी, कुछ भी आप रख लो, लाइक ब्लैक रखते हैं इस बार, ठीक है। और काम में क्या कर सकता हूँ, और कलर रखता हूँ वाइट, और क्या कर सकता हूँ, बॉर्डर रेडियस रखता हूँ 20 पिक्सल। जस्ट लेट मी जूम आउट अ बिट लाइक दिस। चलिए इसको देख लेते हैं। या दिस इज़ आर कंटेनर। अब इस कंटेनर के अंदर हम एक फॉर्म डालेंगे, तो मैं क्या करता हूँ, अभी के लिए मैं जस्ट यहाँ पे एक्सट्रेंड जो है इससे मैं कॉपी करता हूँ ऑल दिस वेरिएबल। अब देखना मैं क्या करता हूँ, एंड आई विल पेस्ट इट राइट हियर, और मैं इनको कमेंट आउट करता हूँ। ओके, इसी ही h1 के नीचे मैं एक फॉर्म डाल रहा हूँ, और इस फॉर्म के अंदर आपको एक्शन बताना पड़ता है, कुछ भी नाम दे दो, प्रेडिक्ट, ये बैकएंड में काम आएगा, ठीक है। और आप मेथड बताते हो पोस्ट रिक्वेस्ट के लिए, और इस फॉर्म के अंदर मैं एक बूटस्ट्रैप का क्लास लेता हूँ बाय द नेम ऑफ फॉर्म ग्रुप, ठीक है। और फॉर्म ग्रुप के अंदर मैं दो चीज़ें डालूँगा, एक होगा लेबल जो स्पेसिफाई करेगा एक स्पेसिफिक इनपुट को, और इसके अंदर फर्स्ट होगा अपना दिस ईयर, सो ईयर, और यूज़र को भी दिखाना होगा ईयर, शिफ्ट एंटर। और उसके बाद मैं एक इनपुट लूँगा और इसमें टेक्स्ट होगा नंबर, क्योंकि मैं नंबर यूज़र से इनपुट करने वाला हूँ। एंड इसको भी एक क्लास आपको देना होगा, लाइक फॉर्म, ये बूटस्ट्रैप के क्लास में यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, फॉर्म कंट्रोल। और मैं क्या कर सकता हूँ, और इसको मैं एक नाम देता हूँ लाइक ईयर, क्योंकि बैकएंड में मैंने इनको एक्सेस भी करना है। ये चीज़ आप लोगों को समझ अभी आ जाएगी थोड़ी देर बाद। स्टेप यहाँ पे एनी रखता हूँ, इन चीज़ों की भी आपको समझ आ जाएगी। लेकिन अभी के लिए इस फॉर्म के अंदर जो div है ये एक सिंगल इनपुट के लिए है। अभी के लिए मैं जस्ट इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ,
एंड विदाउट ईयर व्हाट आई कैन डू, मैं दिस वाले के लिए यूज़ करता हूँ। सो मैं सेम नाम रखना चाहता हूँ ताकि बाद में कोई पंगा ना हो, कोई कन्फ्यूजन ना हो। मैं इसको भी रिप्लेस करता हूँ। या अभी के लिए जस्ट लेट मी शो यू दैट हाउ इट लुक्स लाइक राइट हियर। या दिस इज़ आर ईयर, और इसमें आप इनपुट दे सकते हो। दिस इज़ आर रेनफॉल। सो लेट्स डू द सेम फॉर अदर कॉलम्स एज वेल। सो मैं जल्दी जल्दी से करके दे देता हूँ। सो मैंने जल्दी जल्दी से ये कर लिया। जस्ट लेट मी एक्सप्लेन यू। ये था ईयर, ये था अपना दूसरा कॉलम एवरेज रेनफॉल पर मीटर। मैंने क्या क्या चीज़ें चेंज की है, फॉर चेंज किया, यूज़र को दिखाने वाला नेम, और नेम मैंने चेंज किया। नेम को चेंज करना क्योंकि बैकएंड में काम आएगा। उसके बाद पेस्टिसाइड्स टर्न्स, और उसके बाद पेस्टिसाइड, उप्स मुझे इसको हटाना होगा, वी डोंट नीड इट 2 टाइम्स। उसके बाद एवरेज टेम्परेचर, जस्ट लेट मी चेक, वी हैव ईयर, एवरेज रेनफॉल मीटर पर ईयर, पेस्टिसाइड्स, एवरेज टेम्परेचर, एरिया एंड आइटम। सो एवरेज टेम्परेचर या एंड देन एरिया एंड एरिया। अच्छा, एरिया में यहाँ पे टेक्स्ट रखना इंस्टेड ऑफ नंबर, क्योंकि यहाँ पे हमने कंट्री देनी है, और यहाँ पे भी टेक्स्ट रखना, और यहाँ पे आइटम होना चाहिए। सो जस्ट लेट मी कॉपी पेस्ट। अब इस फॉर्म के नीचे, सॉरी इस फॉर्म से पहले मैं यहाँ पे एक बटन ऐड करता हूँ, और बटन का जो टाइप है वो रखता हूँ सबमिट, और इसके अंदर मैं एक बूटस्ट्रैप का क्लास ऐड करता हूँ लाइक btn डेंजर, ताकि रेड कलर का हो, और एक और एक्स्ट्रा क्लास में नॉर्मल यूज़ करता हूँ btn lg, और इसके अंदर मैं लिखता हूँ प्रेडिक्ट लाइक दिस। सो जस्ट लेट मी शो यू। ओके, दिस इज़ आर फॉर्म। अब यहाँ पे हम इनपुट डालेंगे, प्रेडिक्ट पे कॉ मारेंगे तो ये बैकएंड में चला जाएगा। बैकएंड से पलट के हमें एक वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले करके देंगे। सो लेट मी जूम आउट अ बिट लाइक दिस। या सो एक और काम मैं कर सकता हूँ, जो बटन है इसमें अपना एक स्टाइल ऐड करता हूँ, और इसमें मार्जिन टॉप को मैं 10 पिक्सल किसकाता हूँ, या क्यों ना हम बिल्ट इन क्लास का इस्तेमाल करें। यहाँ पे जो एक और क्लास में ऐड करता हूँ, मार्जिन टॉप विल बी 4। देखना ये किसकेगा, थोड़ा नीचे किसका, ठीक है। दिस इज़ द बटन। आप इसको सेंटर में रख सकते हो। अब आगे हमने क्या करना है, अब बैकएंड में हम जाएंगे, तो बैकएंड में जाते वक्त मैं ये सारा का सारा ये चीज़ यहाँ से कट मारूंगा, और आई एम गोइंग टू बैकएंड। बैकएंड में हम जस्ट एक सिंगल फंक्शन बनाएंगे, लेकिन सिंगल फंक्शन से बनाने से पहले हम रूट बनाते हैं, app.root, और यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाता हूँ डेफ इंडेक्स के नाम से। कोई भी नाम आप रख सकते हो, डजेंट मैटर, और ये रिटर्न करेगा रेंडर टेम्पलेट की मदद से। मैं सबसे पहले index.html में जाऊँगा, यानी इसके होम है एक्चुअली। अब मैं एक और रूट बनाता हूँ app.root, और यहाँ पे मैं एक्शन देता हूँ प्रेडिक्ट। नाउ यू माइट बी थिंकिंग कि ये प्रेडिक्ट कहाँ से आया। सो ये फॉर्म से आ रहा है, दिस फॉर्म एक्शन प्रेडिक्ट। सो मैं एक्चुअली इसी को कॉपी करता हूँ। ओके, गड़बड़ हो गई क्योंकि मैंने वो दूसरा चीज़ कॉपी किया था जो कॉलम्स थे। चलो दोबारा हम कर लेते हैं, डजेंट मैटर। सो मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पे आपको मेथड्स, यहाँ पे मेथड सिंगल मेथड मत रखना, यहाँ पे मेथड्स रखना, अदरवाइज ये एरर देगा। और यहाँ पे हम इसको पोस्ट रखते हैं। अब यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाऊंगा डेफ प्रेडिक्ट के नाम से, कोई भी नाम आप रख सकते हो। सबसे पहले मैं चेक लगाऊंगा कि रिक्वेस्ट डॉट मैथड इक्वल टू पोस्ट, तब आगे बढ़ना, अदरवाइज मत बढ़ना। उसके बाद मैं एक जुगाड़ लगाता हूँ, यहाँ पे आके अगेन मुझे इसको कॉपी करना होगा। मैं थोड़ा सा ऊपर जाके इनको पेस्ट करता हूँ। ओके, इसने मज़े के साथ बिल्कुल वेरिएबल की तरह इनको रखा, ठीक है। सो ईयर विल बी इक्वल टू, मैं रिक्वेस्ट मारता हूँ फॉर्म को, HTML के फॉर्म को रिक्वेस्ट मार रहा हूँ, ठीक है। और वहाँ पे जो मैंने नाम दिया है वो ईयर है, एंड एक्चुअली आई एम गेटिंग दिस नेम, दिस फॉर ईयर, एंड द सेम थिंग गोज विद ऑल अदर इनपुट्स। इनपुट फील्ड भी आप कह सकते हो। ओके, just right here, and what I can do, I'll just copy this thing, Control C, will be equal to like this, like this, like oops, like this,
सो या अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जस्ट कॉपी पेस्ट। यह टेक्निक भी बड़ी कमाल का टेक्निक है, ये भी याद रखो। देखो मैंने कितना जल्दी किया, जस्ट कॉपी पेस्ट किया। वैसे मैंने कोड किया, लेकिन कोड करने का अंदाज देखो। तो ये काइंडली इस टेक्निक को भी सीखना एज अ डेटा साइंटिस्ट। ये बड़ी काम क्या है, आपका बहुत सारा टाइम सेव होगा। यस, अगर मैं डिफरेंट वेरिएबल रखता, डिफरेंट नेम रखता, तो मैनुअली टाइप करना पड़ता। मैंने सेम रखे, इसलिए जस्ट कॉपी पेस्ट, जस्ट कॉपी पेस्ट। अब ये यूज़र का इनपुट है, तो इस यूज़र के इनपुट को सबसे पहले हमने numpy एरे में कन्वर्ट करना है, ठीक है। np.array लाइक दिस, और यहाँ पे लिस्ट ऑफ लिस्ट के अंदर में ईयर, बल्कि ये मेरे पास ऑलरेडी है यहाँ पे। सो मैं क्या करता हूँ, दिस फंक्शन, आई कॉपी दिस फंक्शन के वैल्यू को, नथिंग एल्स, और मैं ये सारा का सारा यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। ओके, सबसे पहले मैंने ये numpy एरे में कन्वर्ट किया, फीचर्स। अच्छा, अब यहाँ पे देखना मेरे पास दो चीज़ें नहीं है, DTR एंड प्री प्रोसेसर। एक्चुअली मैंने यूज़र के इनपुट को कन्वर्ट किया numpy एरे में। अब इनको मैं वन हॉट इनकोडिंग एंड स्टैंडर्डाइजेशन यानी स्केलिंग इस पर इंप्लीमेंट करना चाहता हूँ। तो मेरे पास ट्रेन प्री प्रोसेसर है। पलट के इसमें आएगा जो भी रिजल्ट, उस पर मैं प्रेडिक्ट मरता हूँ ट्रेन मॉडल से, डिसीजन ट्री से, और उसको रिशेप करके उसका लास्ट वाला वैल्यू उठा रहा हूँ। अब ये वैल्यू मैं कहाँ पे बेचूंगा, ये थोड़ी देर बाद देखेंगे, लेकिन चले पहले इन दो चीज़ों को यहाँ पे ले आते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे ऊपर मैं कमेंट डाल रहा हूँ, लोडिंग मॉडल्स। ये सारा का सारा कोड मैं आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। आप काइंडली इसको जाके उठा लेना, और या तो आप मैनुअली टाइप करना या कॉपी पेस्ट करके फोल्डर बना के आप बिल्कुल इसके अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हो। ओके, सो डिसीजन ट्री रिग्रेसर विल बी इक्वल टू पिक लाइब्रेरी का इस्तेमाल करके। अब यहाँ पे आपने लोड का इस्तेमाल करना है। ओपन के अंदर आपको बताना है डिसीजन ट्री। जैसे ही मैंने टाइप किया वो आ गया, एंड दिस थिंग इज राइट हियर, दिस डिसीजन ट्री। अब यहाँ पे आपको बाइनरी मोड जो है ना, बाइनरी मोड, वो रीड बाइनरी मोड बताना होगा। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जस्ट प्रेसिंग कंट्रोल D ताकि ये रेप्लिकेट हो जाए, और उसके बाद प्री प्रोसेसर, एंड यहाँ पे भी प्री प्रोसेसर। मैं क्या करता हूँ, इसी को कॉपी करके यहाँ पे रखता हूँ। जस्ट लेट मी कॉपी अगेन, गिव मी अ सेकेंड, लाइक दिस, एंड अब यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ। मे बी नेम में कोई इशू हो या अब इसके लिए आपको दो काम करने होंगे, वो scikit-learn ज़रूर इंस्टॉल करना, अदरवाइज ये आपको एरर देगा। अब पलट के जो भी रिजल्ट होगा वो इस प्रेडिक्टेड वैल्यू के अंदर है। अब हम इसको दिखाएंगे इस HTML के अंदर। तो कैसे, सबसे पहले तो हम यहाँ पे रिटर्न मारते हैं, और उसके बाद रेंडर टेम्पलेट का इस्तेमाल करके index.html में जाना है, और यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ रिजल्ट, यही सेम रखता हूँ, विल बी इक्वल टू दिस थिंग। यानी अब फाइनली जो हमारा आउटपुट है, प्रेडिक्शन है क्रॉप के लिए यील्ड का, वो इस वेरिएबल के अंदर है। सो मैं इसको कॉपी करके जाता हूँ index.html में। सो index.html में आफ्टर दिस फॉर्म, इस फॉर्म के बाद सबसे पहले मैं जिंजर टेम्पलेट का इस्तेमाल करता हूँ। इफ़ दिस थिंग, पहले मैं चेक करना चाहता हूँ कि इसके पास कोई वैल्यू है भी या नहीं, और उसके बाद आप इफ़ को एंड भी करते हो, और इसके बीच में मैं एक h1 डालता हूँ, और इसके अंदर में एक क्लास डाल रहा हूँ, टेक्स्ट विल बी सेंटर एंड टेक्स्ट विल बी डेंजर, रेड ही रख लेते हैं। और इस h1 के अंदर में प्रेडिक्टेड यील्ड प्रोडक्शन, और उसके बाद एक BR टैग डालता हूँ, और उसके बाद जिंजर टेम्पलेट का इस्तेमाल करके ये चीज़ अगेन कॉपी पेस्ट करता हूँ। दैट इज़ द कोड गाइस, दैट इज़ द कोड। आई होप कि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना हो। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हो। लेट्स ट्राई इट आउट। सो आप ऐप में आए, यहाँ पर राइट क्लिक करें एंड रन ऐप करें। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे एक URL मिल जाएगा। इस URL पे आप डबल क्लिक कर लेना। इट्स टेकिंग टू मच टाइम, आई डोंट नो व्हाई। चले देखते हैं। ओके, सो जस्ट डबल क्लिक, ओके ग्रेट। सो अभी के लिए मैं आप लोगों को जो हमने
जस्ट लेट मी, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हमारा एल्गोरिदम काम कर भी रहा है या नहीं। मैं चाहता हूं कि आपको मैं हर चीज़ विजुअलाइज करके दिखाऊं। मेरा जो ओरिजिनल डेटा है DF, दिस इज़ माई DF, ठीक है। अब इसके अंदर ये मेरे इनपुट कॉलम्स हैं, तो मैं क्या करता हूँ, अल्बानिया उठा रहा हूँ, अल्बानिया का ये रो उठा रहा हूँ, और ये मुझे प्रेडिक्ट करके देगा दिस वैल्यू। अगर इसने प्रेडिक्ट करके दिया दिस वैल्यू, देन आप समझो कि दिस एल्गोरिथम इज़ वर्किंग क्वाइट गुड। उसके बाद आप न्यू डेटा पे भी इसको टेस्ट कर सकते हो। सो लेट्स डू इट। सो अभी के लिए मैं यहाँ पे इनको पेस्ट करता हूँ। दिस इज़ 1990। सो ईयर में मैं डाल रहा हूँ 1990। उसके बाद दिस इज़ द एवरेज रेन, oops, this is the average rain. Okay, just let me copy this thing, and this is the pesticides in tons. Just let me copy this. What is this? This is average temperature in Albania. अल्बानिया में जो एवरेज टेम्परेचर है वो बहुत ही कम है। सो उसके बाद दिस इज़ आर अल्बानिया, और अल्बानिया के बाद उसका जो क्रॉप है वो है मेज। सो प्रेडिक्ट, सो दिस इज़ 36,613 यील्ड प्रोड्यूस होता है अल्बानिया में मेज़ का। चलिए इसको देखते हैं। वाह, दैट्स ग्रेट, क्या ज़बरदस्त एल्गोरिदम ट्रेन हो गया। अब चले हम अपनी तरफ से कोई डेटा इसमें डालते हैं। सो चले नया साल डाल रहे हैं 2021, 23। एवरेज रेन पाकिस्तान में तो बहुत कम होता है, तो मैं डाल रहा हूँ 20 पॉइंट लाइक दिस। पेस्टिसाइड्स अभी के लिए मैं 120 पॉइंट दिस। एवरेज टेम्परेचर पाकिस्तान में लगभग होता है 33 आई थिंक, एंड एरिया इज़ पाकिस्तान, एंड आइटम में अभी के लिए वीट डाल रहा हूँ, गंदम। सो प्रेडिक्ट, ओके, दिस इज़ द प्रेडिक्शन। कमाल है, ज़बरदस्त। सो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी भी पसंद आई है तो प्लीज़ आप लोग अपने राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करना। आपकी कमेंट से हमारी हौसला अफजाई होती है और हम इसी तरह के मज़ेदार प्रोजेक्ट आप लोगों के लिए बनाते हैं। इस प्रोजेक्ट को प्लीज़ आप एज अ फाइनल ईयर प्रोजेक्ट यूज़ करना, इससे बढ़िया प्रोजेक्ट आपको नहीं मिलेगा। अगर आप और ढूंढना चाहते हो तो मेरे चैनल में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, बिल्कुल फ्री है। बस आप लोगों का एक सपोर्ट चाहिए, वो ये है कि आप मेरे वीडियोस को लाइक किया करो और प्लीज़ कमेंट किया करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।